सुबह के बजे 8। नमस्कार, मैं राशिद और 8 बजे की सबसे बड़ी खबर यह है कि गुजरात में दूसरे चरण के लिए मतदान लगभग शुरू हो चुका है। 93 सीटों पर 851 उम्मीदवार अपनी उनकी किस्मत का फैसला वोटर्स करेंगे। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि हार्दिक पटेल के विरमगाम में क्या चल रहा है। साबरमती लिए चलेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालने के लिए आएंगे। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी के साथ अमित शाह जहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे, वहां भी लिए चलेंगे। पटेल आरक्षण का गढ़ मेहसाणा भी आपको लिए चलेंगे। उत्तर से लेकर के मध्य गुजरात तक की एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े पैनलिस्ट का एक हुजूम मेरे साथ में मौजूद है, लेकिन उससे पहले सर की ब्रेकिंग न्यूज। गुजरात में दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। गुजरात में दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू। बीजेपी से भूपेंद्र चुडासमा के लिए ये चरण किस्मत आजमाने वाला है। कांग्रेस अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 14 जिलों की 93 सीट पर मतदान शुरू हो चुका है। मध्य और उत्तर गुजरात के एक क्षेत्र हैं। कांग्रेस के लिए भी चरण मुश्किल है और बीजेपी के लिए साफ का सवाल है। मेरे साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े पत्रकारों का पैनल मौजूद है। अनुज गुप्ता, एनके सिंह और गांव का, जहां से संजय शर्मा लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। तेजश्रीबेन पटेल विरमगाम में पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ करके विधायक बनी थी, लेकिन इस बार वही तेजश्रीबेन पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। लोग उन्हें लेकर के क्या सोचते हैं और जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो उनके दिमाग में मुद्दे क्या क्या चल रहे होंगे, लोगों से बात कीजिए। संजय, राशिद, ये विरमगाम है हार्दिक पटेल का गृह क्षेत्र और यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर हार्दिक पटेल है, पाटीदार समाज है। हमारे साथ यहाँ के कुछ वोटर, हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, यहाँ पर मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आप लोग वोट देंगे? हम विरमगाम के विकास के बारे में वोट देंगे। ये पवित्र पर्व है इलेक्शन, इसलिए हम सुबह में वोट देने आए हैं। आप सर किस मुद्दे पे वोट देंगे? हम लोग विरमगाम के विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, गुजरात के विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। हम कोई ज्ञाति जाति में मानते नहीं है। हम लोगों को विकास चाहिए, जो अभी तक है नहीं विरमगाम में। पूरा विरमगाम ऐसे ही पड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। 22 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर विकास नहीं हुआ। 22 साल से विकास हो रहा है, मगर विरमगाम हमारा पर्टिकुलर हमारा गाँव का विकास कुछ नहीं हो रहा है। गाँव का विकास नहीं हो रहा है, बिल्कुल नाम से। सिटी में पूरी गंदगी रहती है और विरमगाम जिला बनाने की कोशिश करे, जिला बनता नहीं है। हमारा एक ही डिमांड है, विरमगाम को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, वो हो नहीं रहा है। आप देख सकते हैं राशिद, अगर जातिवादी की बात न भी की जाए तो विकास भी बराबर नहीं हुआ है। शहरी क्षेत्रों में विकास जरूर देखने को मिलता है गुजरात के गांव, लेकिन गुजरात के गांव अभी भी विकास से अछूते हैं। यहां पर विकास की रोशनी अभी भी नहीं पहुंची है। अगर हम पाटीदार आंदोलन की बात न भी करें तब भी विकास में कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ ये इलाका है, जिसको लेकर के लोगों की नाराजगी है। साथ ही साथ पाटीदार आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा है, पाटीदार आरक्षण, और साथ ही साथ हार्दिक पटेल के प्रति जबरदस्त सिंपैथी है इस इलाके में और कहीं न कहीं जबरदस्त डेट भी लगाएगा ये पाटीदार समाज। चाहूंगा कि जिन लोगों से आप बात कर रहे थे वो लोग हार्दिक पटेल को लेकर के अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, एक बार ये भी सवाल कीजिए उनसे। मैं बताता हूं आपको, मैं बात करके बता रहा हूं। सर, हार्दिक पटेल को लेकर के आपके दिमाग में क्या सोचे, आप लोग इस इलाके से? कुछ नहीं है, एक वहम है, दूसरा कुछ नहीं है। उसको ऐसा ही हो तो इधर से विरमगाम के लड़े तो पता चल जाएगा कितना है उनका। सर, हार्दिक पटेल को लेकर के क्या सोचे आपकी? हमारा वोट डालने का एक ही है कि हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं, बाकी और कुछ हम मुद्दा नहीं है। हमारा वोट का मुख्य विकास चाहिए हमें, बस। सर, यहाँ पर हार्दिक पटेल को लेकर के क्या इमेज है, क्या छवि, आप लोगों को क्या सोचते हैं? विकास चाहिए हमको, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग सीधे सीधे हार्दिक पटेल की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन विकास की बात जरूर कर रहे हैं राशिद। और उनका कहना है कि अभी तक यहाँ पर विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, उनको विकास तो चाहिए, चाहे वो हार्दिक पटेल की बात ना जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है उसे लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एनके सर के पास में जरूर जाना चाहिए। एनके सर, एक अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन, एक कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आया या नहीं नजर आया? क्योंकि वहां पर लोग विकास नहीं होने को लेकर के नाराज हैं, लेकिन हार्दिक पटेल को पूरी तरह से समर्थन की बात भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि 3-4 लोगों से ही बातचीत हुई है, लेकिन एक अजीब तरीके का पैराडॉक्स आपको भी नजर आया क्या?
साफ पैराडॉक्स दिखाई दे रहा है कि विकास को लेके 22 साल में उस पर्टिकुलर इलाके में विकास नहीं हुआ है, ये खुले तौर पे कह रहे हैं, नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन हार्दिक पटेल को लेके भी वो नाराजगी नहीं, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये पैराडॉक्सिकल है। क्यों है ये? इसका बड़ा सीधा सा है कि गुजरात जीडीपी वॉल्यूम, जो स्टेट जीडीपी कहते हैं जीएसडीपी, उसमें 5वें नंबर पे देश पे है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे वो 11वें नंबर पे है। इसका मतलब ये है कि इन 22 सालों में अगर डिलीवरी प्रॉपर हुई होती विकास की तो वो मासेज में पहुंचती, हम 11वें नंबर पे ना होते। यही वजह है कि डिलीवरी ना होने से लोगों का गुस्सा तो सरकार पे हो गया है। लेकिन जब ये आता है कास्ट वाला फैक्टर, मैं लगातार यही कह रहा हूं कि ये नाराजगी जो है वो रिच पुअर डिवाइड की है, इसका मैनिफेस्टेशन कास्ट के रूप में हुआ है, जाति के रूप में हुआ है, लेकिन जो नाराजगी है वो विकास को लेके, और ये जनरल नाराजगी है रूरल गुजरात में, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज कांग्रेस इतनी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर रूरल गुजरात में ये नाराजगी है, जैसा कि एनके सिंह सर कह रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर 11वें नंबर पर गुजरात आता है, जैसा कि एनके सिंह सर ने कहा है, इसके मायने और क्या अनुज गुप्ता जी आप निकालते हैं? और अगर यही इस तरीके की खबरें या इस तरह के अगर तथ्य गुजरात से आते हैं तो फिर विकास का मॉडल है क्या? राशि जी, मैं जो आपके रिपोर्टर जिनसे बात कर रहे हैं उस फैक्टर पे बोलना चाहता हूं। हार्दिक पटेल के गांव में खड़े होकर के बूथ पर यदि आप लोगों से बात कर रहे हैं, चार में से एक भी हार्दिक पटेल के पक्ष में नहीं बोल रहा है, तो मुझे लगता है या तो यदि जातिवाद चल रहा है तो ये वोटर हार्दिक पटेल की समुदाय से अलग होने चाहिए, और यदि ऐसा वास्तव में हुआ होगा तो मुझे लगता है कि हार्दिक पटेल का नुकसान कांग्रेस को ज्यादा हो सकता है गुजरात में। मुझे ये शक इस समय ये सुनने के बाद हो रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद, अभी तो संजय शर्मा की विरमगाम से रिपोर्ट आप देख रहे थे, अभी थोड़ी देर के बाद मैं कोशिश ये करूंगा कि मेहसाणा भी हम चलें, चूंकि मेहसाणा वो इलाका है जहां पर पाटीदार आरक्षण आंदोलन का जो कि गढ़ कहा जाता है, 2015 से ही वहां से हार्दिक पटेल निष्कासित हैं और वो अपनी कोई रैली करते हैं तो मेहसाणा और पाटन के ठीक बॉर्डर पर करते हैं। लेकिन अंबिकानंद जी, दूसरे दौर की 93 सीटों में से 54 सीटें ग्रामीण क्षेत्र की हैं, 39 सीटें शहरी हैं। सीधे तौर पर अगर कन्वेंशनल तरीके से जब हम देखते हैं और समझते हैं तो कहते हैं कि भैया शहरी जो वोटर्स होता है उसका रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ होता है, और जो गुजरात के गांव वाला वोटर्स होता है कांग्रेस की तरफ रहता है। क्या इस चरण में आपको यही कन्वेंशनल तरीका समझ में आता है? देखिए, अभी सारे भारत में किसानों का आंदोलन हुआ, ये गांव और शहर पे मैं बात कर रहा हूं कि ग्रामीण इलाके में आज नाराजगी गुजरात में ज्यादा है बनिस्बत के शहरी इलाकों के। ठीक है। इसीलिए कांग्रेस के जो स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं वो अपनी पूरी उम्मीद ग्रामीण क्षेत्रों पे लगाए हुए हैं, और ग्रामीण क्षेत्र हमेशा देश के हर कोने में शहरों से बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन 182 में से लगभग 126 सीटें जो हैं, जी 125 सीटें आप ये समझिए कि ग्रामीण इलाकों में ही आती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुजरात में 45% शहरीकरण, ये ध्यान रखिएगा। अंबिका जी, मैं एक बात पे और बताना चाहता हूं कि जो किसानों की हालत है आज सारे देश में, इसमें मैं सिर्फ गुजरात को नहीं दोष देना चाह रहा हूं, बहुत से उसके कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही एक कारण है जो किसानों की दुर्दशा है, बहुत से कारण है। लेकिन किसानों में खासा आज रोष है। अब देखना यह है कि रोष वोट में तब्दील होता है कि नहीं। रोष है, ये स्पष्ट है। राजनीतिक संकेत एक और है कि देखिए, चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, राहुल गांधी का पुनर्जन्म तो हो गया गुजरात चुनाव में। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद भी राहुल गांधी का 18 तारीख को वो पप्पू नहीं रहेगा। ही इज बीइंग टेकन सीरियसली इवन बाय नरेंद्र मोदी। तो ये तो हो गया है। ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं, मेहसाणा चलते हैं हम, जहां से शिवपूजन झा मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवपूजन, अभी हम वीरमगाम में गए थे जहां पर हार्दिक पटेल को लेकर के लोगों का वहां पर यह कहना था कि विकास को लेकर के, विकास नहीं होने को लेकर के उस गांव में हम गुस्से में हैं, लेकिन हार्दिक पटेल को लेकर के बड़ी पॉजिटिविटी नहीं थी। मेहसाणा चूंकि पटेल आंदोलन का गढ़ रहा है, इसलिए समझना चाहूंगा, लोगों से बात कीजिए कि हार्दिक पटेल को लेकर क्या सोचते हैं। और चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर गुजरात के डिप्टी सीएम भी आएंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए, नितिन पटेल, उस बारे में भी रिपोर्ट दीजिए आप।
जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जो तस्वीर हौसला बुलंद कर सकता है, इलेक्शन कमीशन गर्वान्वित महसूस कर सकता है। इस इलाके में थोड़ी सी ठंड है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, वो भी आए हैं, महिलाएं भी हैं लंबी कतार में। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, पहली बार वोट डालने आई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? अच्छा लग रहा है। आई फील गुड। यू फील गुड। हार्दिक पटेल का एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार गुजरात चुनाव में, आपको लगता है शायद कुछ असर डालेगा वो फैक्टर? Sorry, but I am not interested in much more politics, so I can't discuss over this topic. आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? Sorry. जब वोट डालेंगी तो आप क्या सोच करके वोट डालेंगी? विकास का मुद्दा होगा या कुछ और मुद्दा? डेवलपमेंट। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? हाँ, डेवलपमेंट, विकास। हाँ, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। महसाना ये पटेलों का गढ़ कहा जाता है, आपको लगता है हार्दिक पटेल और ये जो 3 लोगों की तीकड़ी है, ये कुछ रंग डालेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतदान है, सब लोग अपने हिसाब से करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो विकास का मुद्दा है, सब कुछ है, वो हिसाब से करेंगे, वो सामने दिखाई पड़ रहा है। विकास का मुद्दा है, लेकिन गौरतलब है कि तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। जिस तरीके से तकरीबन 300 रैलियां की हैं हार्दिक पटेल ने, जबरदस्त भीड़ उन रैलियों में देखने को मिला था। 30 से ज्यादा रैलियां नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं, राहुल गांधी खुद कर चुके हैं, तो तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। लेकिन जो गढ़ कहा जाता है पटेलों का, यहां पर कहीं ना कहीं जब हम लगातार इस इलाके में टूर कर रहे थे तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं ये वोट विभाजित हो सकता है। ठीक, ये ग्राउंड रिपोर्ट श्री पूजन झा की हम लोग देख रहे थे और ये ग्राउंड रिपोर्ट भी बहुत कुछ कहती है। यहाँ पर पहली बार अपना वोट डालने के लिए एक ऐसी लड़की जिसने ये कहा कि भैया मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मुझे विकास में इंटरेस्ट है। और भी कई महिलाएं थी जिनका ये कहना है कि विकास के नाम पर हम वोट देने के लिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर पोलिंग बूथ पर लोग मौजूद थे। अनुज गुप्ता जी, लेकिन इन सबके बीच चूंकि हर इलेक्शन में गेम चेंजर्स ढूंढे जाते हैं और इस इलेक्शन में कांग्रेस के लिए जो कहा जा रहा है, जो ऊपरी चश्मे से कहा जा रहा है, विश्लेषक कह रहे हैं कि अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक की त्रिमूर्ति वो गेम चेंजर साबित होगी और इस चरण में उनका वर्चस्व है, उनका प्रभुत्व है। क्या आपको भी लगता है कि ये गेम चेंजर्स होंगे इस बार के गुजरात चुनाव के? जी हाँ, कांग्रेस ने बहुत अच्छी कोशिश की कि हिंदू समाज को जातियों में बांट करके जब वो चलते हैं तो उनका लाभ हमेशा होता है, ये इतिहास में हमने देखा है। भाजपा ने उससे बड़ी लकीर यानी जात के ऊपर धर्म की लकीर खींच करके गुजरात में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया था। कांग्रेस ने उसमें डेंट मारने की कोशिश की, लेकिन आज की वोटिंग में जब आपके रिपोर्टर्स फील्ड में वैसी बात कर रहे हैं तो लग रहा है शायद कांग्रेस अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। इनके सर कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व में हमने जगन्नाथ जी के भी दर्शन किए। द्वारकाधीश से शुरू हुआ था दर्शन और जगन्नाथ जी पर जाकर के चुनावी माहौल में समाप्त हुआ कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का, जनेऊ के जंजाल में भी फंसे। ये सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस को गुजरात में कहां ले जाएगा? बड़ा वैसा सवाल है, सीरियस सवाल है, इसका सीरियस ही जवाब होना चाहिए। देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व, ये जो तासीरन जो हिंदू रिलीजन है या हिंदू कल्चर है, ये लिबरल होता है। जैसे ही आप हार्डकोर हिंदुत्व अडॉप्ट करते हैं तो एक बड़ा वर्ग हिंदुओं का है वो कास्ट में बढ़ जाता है, अपने कास्ट उसमें चला जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, सोशल जस्टिस फोर्सेज आई और 1990 में लालू यादव, मुलायम सिंह, मायावती, इनका इमरजेंस हुआ। तो ये बड़ी सीधी सी बात है कि बीजेपी जो गलती कर रही थी वो अभी तक वो ये था कि हार्ड हिंदुत्व, जिसमें कि आप कहीं मार देते हैं गाय के नाम पे, वंदे मातरम के नाम पे हंगामा करते हैं, इसकी वजह से एक वर्ग नाराज हुआ। कांग्रेस के लिए ये बेस्ट टाइम था कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो स्लॉट है, जो बीजेपी गलती से छोड़ चुकी है, उसको वो एक्वायर कर ले। और बीजेपी कांग्रेस ने यही किया कि सॉफ्ट हिंदू, आप देखिए वहां पे 9% मुस्लिम है। कांग्रेस जानती है कि ये किसको वोट देंगे, ये बीजेपी को तो देंगे नहीं, लिहाजा किसी भी मस्जिद नहीं गए हैं राहुल गांधी, मंदिर में गए हैं। और ये कंट्री वाइड मेरे ख्याल से ये स्लॉट है जो कि खाली है। या तो बीजेपी अपनी पॉलिसी बदले, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वापस आए, या अगर वो जिस तरह से अखलाक को मार रहे हैं, बाकी लोगों को पहलू खां को मार रहे हैं, उसके बाद एक हिंदुओं का वर्ग है जो नाराज होता है क्योंकि वो उसको ये पसंद नहीं है। और ये बीजेपी को रियलाइज करना, आडवाणी ने रियलाइज किया था और यही वजह है कि जब वो जिन्ना की बाजार पे गए थे तो यही रियलाइज करके गए थे कि नहीं, भारत का तासीर सॉफ्ट हिंदुत्व का है। आज जरूरत थी, कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती से, राजीव गांधी ने भी ये कोशिश की जब ताला खुलवा के और वहां पे 5 बार जाके
उन्होंने राम राज का नाम लिया, राम का नाम लिया अयोध्या में जाके, लेकिन वो बुमरैंग कर गया क्योंकि बीजेपी शाहबानो को टैकल करने के लिए, शाहबानो केस को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए उन्होंने किया था। लेकिन इस बार जो हुआ है ये बहुत सीरियस है, और अगर कांग्रेस इसका मतलब ये हुआ कि दिग्विजय सिंह को आपको बाहर करना होगा। एनके सर, आपने ये सेंटेंस मैं आपसे हाल के दिनों में ये दूसरी बार सुन रहा हूं, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, और हिंदुस्तान के लिए ये बेहद खूबसूरत वाक्य है। आप ये कहते हैं कि एक हिंदू जो होता है वो दिल से बड़ा लिबरल होता है और उसे हार्डकोर हिंदुत्व पसंद नहीं है। बहुत संक्षेप में एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं मेहसाणा में चलता हूं और बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। जो सॉफ्ट हिंदुत्व राहुल गांधी का है, क्या हिंदुओं को वो पसंद है? देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व का एक स्लॉट है। राहुल गांधी अगर इसमें आते हैं, क्यों नाराज था वो? दिग्विजय सिंह टाइप के लोग रखेंगे जो जिस प्रकार वो उनको बता, दाऊद इब्राहिम को साहब बता देंगे या हाफिज सईद को साहब बता देंगे, ये सब जो आप करते तो सटल मैसेजेस जो जाते थे, जो कतई जरूरत नहीं थी। और भारत में जो तासीरन हिंदू का जो मैं कहता हूं, इसलिए नहीं, वो कल्चर है सॉफ्ट हिंदुत्व का। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस अगर उस स्लॉट को फिल करती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी ये बातें कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी सुन रहे होंगे तो उन्हें खुशी भी हो रही होगी। मेहसाणा हम चलते हैं, उसके बाद अंबिका सर के पास भी चलेंगे हम। ये जो दूसरे चरण का चुनाव है शिवपूजन, पिछली बार हमने ये देखा था 5 साल पहले, यहां पर तूफानी वोटिंग हुई थी, लगभग 73% के आसपास की यहां पर वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से मैं चाहूंगा, हालांकि सिर्फ 15 मिनट ही हो चले हैं, तस्वीरों के जरिए, आप कैमरों के जरिए ये दिखाइए कि अभी मतदान की आग्रह करूंगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से जबरदस्त उत्साह है लोगों में, और लंबी कतार सुबह से यहां देखने को मिली। महिलाएं खासतौर से बड़ी संख्या में बाहर आई हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आए हुए हैं और ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी है, मतदान कर्मी वो भी दुरुस्त है, और सुबह से ही पूरे इंतजाम उसकी समीक्षा कर ली गई थी। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए। शिवपूजन प्रधानमंत्री की मां हीराबा की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही आपको साबरमती भी लिए चलेंगे। आनंदीबेन पटेल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। आनंदीबेन पटेल अपना वोट डालने के लिए पहुंची है। ये अभी की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में दूसरे चरण की 93 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, ये इलाका जो है घाटलोडिया का इलाका है, जहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आनंदीबेन पटेल पहुंची हुई हैं। घाटलोडिया का इलाका, जहां की अभी ताजा तस्वीरें आपको नजर आ रही, पोलिंग बूथ की तस्वीर आपको नजर आ रही है। कतार में ही खड़े होकर के आनंदीबेन पटेल ने अपना वोट डाला है और अभी की ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के आखिरी चरण में 93 सीटों पर मतदान जारी है। प्रमुख उम्मीदवार जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दाईं तरफ देख सकते हैं। धोलका से बीजेपी उम्मीदवार भूपेन्द्र चुडासमा को हम दिखा रहे हैं। वाव से बीजेपी के शंकर चौधरी चुनावी मैदान में हैं। ये प्रमुख उम्मीदवार हैं और नीचे आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ये दिखाने, बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात चुनाव बीजेपी के लिहाज से और कांग्रेस के लिहाज से अहम क्यों है। डभोई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि सिद्धार्थ पटेल कांग्रेस के बड़े नेता, पटेलों के बड़े नेता यहां से चुनावी मैदान में है। वडगाम में जिग्नेश मेवाणी, वो दलित नेता जो कि कांग्रेस समर्थित है, वो चुनावी मैदान में है। नितिन पटेल जो कि गुजरात के डिप्टी सीएम है, मेहसाणा सिटी से चुनावी मैदान में है और मेहसाणा से उनके लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अरावली, महिसागर, आणंद, खेड़ा, हर जगह पर वोटिंग जारी है। पीएम मोदी अहमदाबाद के साबरमती में रानीप में वोट डालने के लिए जब पहुंचेंगे 11 सवा 11 बजे, हम आपको ये भी दिखाएंगे। और ये देखिए कितनी लंबी एक कतार लगी हुई है, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और एक बार फिर से शिवपूजन झा का रुख कर लेते हैं। शिवपूजन, चूंकि जिस मेहसाणा के पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है, वहां पर कई महिलाएं भी मुझे दिखी हैं और अमूमन हिंदुस्तान की जो महिलाएं होती हैं बेहद भावुक होती हैं, इमोशनल होती हैं। राहुल गांधी ने मंदिर दर्शन किए हैं, लगभग 27 मंदिर के उन्होंने दर्शन किए हैं। राहुल गांधी के इस मंदिर दर्शन को लेकर के वहां की महिलाएं क्या सोचती हैं, एक बार बात कीजिए उनसे। जी हाँ, मैं ये सवाल आपका उनसे पूछने की कोशिश करता हूं। बहुत सुबह सुबह आप आई हैं वोट डालने के लिए, आपके लिए मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? क्या सोच के वोट डालेंगे? डालेंगे, वोट डालेंगे। हाँ। राहुल गांधी बहुत सारे मंदिरों में गए, बहुत सारे मंदिरों का दर्शन किया, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ कहना नहीं। मंदिर जाना ठीक है, आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? भाई जो सही नेता है वही चुना जाएगा। पाटीदार आंदोलन और ये सब कोई फर्क लाएगा इस चुनाव में आपको?
लगता है? नहीं, कोई फर्क नहीं लाएगा। और राहुल गांधी बार बार कभी जनेऊ दिखाने की बात हो जाती है, कभी मंदिरों में जा रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आपके लिए मुद्दे क्या रहेंगे? भाई जो सही नेता है वो अपना सही काम करेगा, वही नेता चुना जाएगा, वो और कोई बात नहीं है। नहीं, आपको बताना चाहते हैं कि गुजरात के दूर दराज के इलाकों में, खासतौर के गांव में हमने लगातार दौरा किया, हमने लगातार लोगों से बात करने की कोशिश की, तो निश्चित रूप में ये बात तो सामने आई कि जो डिवाइड है, जो गैप बढ़ता चला जा रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा है। किसान हमेशा इस इलाके का खासतौर से वो चाहता है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो बढ़ाई जाए। बीजेपी ने उस पर वादा भी किया है कि 2022 तक जो है एमएसपी उसको बढ़ाया जाएगा। तो इन तमाम चुनावी मुद्दों के बीच आज लोग बाहर आए हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमने चूंकि एक ग्रामीण इलाके की भी रिपोर्ट देखी है, लाइव रिपोर्ट देखी है, शहरी इलाके से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी शिवपूजन झा, जिनकी ये रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। और शिवपूजन, आपके पास मैं दोबारा लौट करके आता हूं, चूंकि आप मेहसाणा में मौजूद हैं और मेहसाणा से नितिन पटेल से लेकर के हार्दिक पटेल की हवा से लेकर के पटेल आरक्षण आंदोलन की हवा से लेकर के हर एक चीज पर मैं आपसे सवाल करूंगा। लेकिन हर जगह विकास अभी भी सुपरहिट चल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। गुजरात में दिमाग में विकास चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये वोटर ही भली भांति जानता है। अंबिका सर जी, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सबसे ज्यादा 27 सीटें इसी फेज में आती हैं जी। पंचमहाल आप चले जाइए, छोटा उदयपुर आप चले जाइए, दाहोद के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो हैं, जो तमाम इलाके हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि 2 सालों में वीएचपी और आरएसएस ने इस आदिवासी बहुल इलाके में बहुत ज्यादा पैठ बनाई हुई है। क्या ये पैठ बीजेपी के लिए काम करेगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रेडिशनली ये वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हुआ करता था। आपने ठीक कहा कि आरएसएस ने बिल्कुल जमीनी स्तर पे जाके वहां काम किया और उसका एक दीर्घकालीन परिणाम होता है। आपने देखा होगा कि सिर्फ वही नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, वहां भी आरक्षित सीटें ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। तो ये ताकत बेसिकली आरएसएस का है, न कि भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा मेरा मानना है। और आदिवासी बहुल्य इलाकों में उन्होंने जमीनी स्तर पे बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक साथ साथ ये भी रिपोर्ट आ रही थी कि पता नहीं इस बार क्यों बहुत एक्टिव आरएसएस के लोग आदिवासी क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं इस खबर में कितना दम है, लेकिन अगर ये दम है तो घातक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाता हूं। और ये चूंकि आदिवासी बहुल इलाके का एक विश्लेषण कर रहे थे अंबिकानंद साहा जी, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से भी इस चुनाव को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक जमाना ऐसा हुआ करता था 1985 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, जिस चुनाव में 149 सीटें कांग्रेस निकाल करके लेकर के आई थी और आज की तारीख में 2012 में महज 61 सीटों पर कांग्रेस सिमट करके रह गई। क्या यहां पर पॉलिटिकल रिवाइवल होगा कांग्रेस का? अगर होगा तो किस तरह से ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए खास है, ये समझने की कोशिश करेंगे।